देखिए, थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ में हमने केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट पढ़ा और केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हीट इंजन पढ़ा। केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट से क्या था कि हम ऑल द वर्क कन्वर्ट इनटू हीट, हम वर्क को बेटा हीट बना सकते थे, बट ऑल द हीट मे बी या मे नॉट बी, हो सकता था कि कन्वर्ट हो जाए, लेकिन 100% तो फिर भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट था। अब आया सेकंड स्टेटमेंट, क्लासियस का स्टेटमेंट। आगे बैठो, क्लासियस का स्टेटमेंट। क्लासियस के स्टेटमेंट से क्या था बेटा, कह रहे थे कि अगर किसी कोल्ड बॉडी से हीट निकालनी है, किसी कोल्ड बॉडी से हीट को एग्जिट कराना है, रिजेक्ट कराना है, तो ऐसा तो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हीट जो फ्लो करती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करती है। लेकिन हमको जस्ट अपोजिट कराना है, लोअर से हायर पे कराना है। तो उस कह रहा है कि ऐसा करो कि हम एक एक्सटर्नल सोर्स ले लें, उस सोर्स पे हम वर्क करा दें। तो जब वर्क कराओगे तो क्या करेंगे हम कि उससे हीट को एमिट करा देंगे और जिस सिस्टम को देनी होगी उसको दे सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर लगा होता है उसके पीछे इलेक्ट्रिक कंप्रेसर लगा होता है। इलेक्ट्रिक कंप्रेसर क्या करता है, उस कंप्रेसर वो ऑब्जेक्ट पे, मतलब जिसको आप रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने वहां पर लिक्विड रखा, लिक्विड को आइस बनाना चाहते थे, तो वो जो इलेक्ट्रिक कंप्रेसर है वो अपना वर्क किसको देता है, अपना वर्क दे रहा है किसको, वाटर को, लिक्विड को। तो सोचो बेटा, अगर वो वर्क दे रहा है तो अभी आपने कहा था कि वर्क हीट में बदल सकती है, वर्क हीट में बदल सकती है। तो हम वर्क कर रहे हैं, किस पे वर्क कर रहे थे, उस जो आपने वहां पर रखा है एस्टिमेट, जो भी आपने सामान रखा है उसके लिए। तो कह रहा कि बिना किसी वर्क के क्या पॉसिबल है कि हम कोल्ड बॉडी से हीट निकाल लें, ऐसा प्रोसेस कोई पॉसिबल होता ही नहीं। मतलब अगर हम दो लोग एक सेम टेम्परेचर पे हैं तो हीट का फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन वर्क हो सकता है। हीट नहीं हो सकती लेकिन वर्क हो सकता है, और वर्क के बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप चाहे कंडक्शन करा लीजिए, आप चाहे कन्वेक्शन करा लीजिए, आप चाहे फ्रिक्शन करा लीजिए, तीनों तरीके से हमको बेटा वर्क मिल जाता है। या और भी मेथड है, कैसे, और क्या मेथड हो सकते हैं, हम सेल्फ इंडक्शन करा दें। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जैसे कॉइल में ही बहुत सारा चेंज करते रहो, करंट को इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, सर्किट ऑफ करो, ऑन करो। तो कह रहा है कि जब बार बार ऐसा करोगे तो कुछ ना कुछ नया वेरिएशन आता है उसमें, उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। एक और होता है म्यूचुअल इंडक्शन। हमने दो कॉइल्स थी, इनके बीच में एक आयरन की कोर रखी और कोर रखने के बाद इनको पास पास रख दिया, करंट इसमें दिया, लेकिन जो वाइब्रेशन या कुछ हलचल हो रही है वो सेकंड वाले में हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि बीच में आपने आयरन की कोर रखी है। और शायद आपको क्लास 10th में बताया गया होगा एसी जनरेटर में कि जो आयरन की कोर होती है वो बेटा सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो जितनी भी आसपास की फील्ड होगी वो सबको खींच लेती है, इसीलिए, जबकि कोई कांटेक्ट नहीं था दोनों के बीच में, सिर्फ क्लोज थे दोनों, लेकिन उस आयरन की कोर की वजह से ऐसा हुआ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो तरीके से बेटा वर्क करता है, लो वोल्टेज को हाई भी कर लेता है और हाई वोल्टेज को लो भी कर लेता है। तो आपने सुने होंगे दो नाम, कि जो लो को हाई से करता है वो स्टेप अप होता है, जो हाई को लो करता है वो स्टेप डाउन होता है। आपके जो गली मोहल्लों में लगा होता है बड़ा ट्रांसफार्मर वो स्टेप डाउन होता है। आपकी सप्लाई आती है 20,000 वोल्ट की, लेकिन आपको सिर्फ 220 चाहिए, आपको 240 चाहिए, तो वो ट्रांसफार्मर उसको कम कर देता है, फिर सप्लाई आपको घर में दी जाती है। आपके घरों में जो टीवी है, रिमोट है या इन वगैरह में जो लगा होता है वो होता है स्टेप अप, उसको मिलता कम है लेकिन उसको बढ़ाकर वो ज्यादा कर देता है। तो ऐसे ही कह रहा है रेफ्रिजरेटर बिना इलेक्ट्रिक कंप्रेसर के वर्क नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि प्रोसेस में हमको करना क्या है कि हमको हीट एमिट करानी है कोल्ड बॉडी से। कोल्ड बॉडी का मीन्स हुआ जिस सिंक का टेम्परेचर कम है, और किसको बेटा दे देना है, सोर्स को दे देना है, क्योंकि सोर्स ऑलरेडी पहले से ही हायर टेम्परेचर पे होता है। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्लासियस, कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है to reject heat from the cold body and given to the hot body without any external work।
ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है कि बिना कुछ काम करे आप कोल्ड बॉडी से हीट निकाल लो और हॉट बॉडी को दे दो। तो इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क कौन करता है उसमें रेफ्रिजरेटर में? इलेक्ट्रिक कंप्रेसर, जो कंप्रेसर पीछे की तरफ लगा होता है। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा कि एसी का एग्जांपल आपने एसी में देखा होगा। एसी में क्या होता है, सिर्फ हमारे पास एसी में कंप्रेसर मेन पोर्शन होता है जिसमें हमारे पास गैस भरी होती है। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि एसी चलाती है तो कमरे को ठंडा कर देती है, सिर्फ क्या करती है कि वहां की जो इन्वायरमेंट की जो कह सकते हो हॉट वेव्स हैं उनको वो बाहर खींच लेता है और जो गैस कंप्रेसर में ठंडी भरी होती है उसको वो आगे की तरफ शिफ्ट कर देता है, तो रूम का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। जबकि बाहर जहां पर कंप्रेसर लगा होता है उसका आउटडोर आप वहां देखिए तो वो वेदर के अकॉर्डिंग और भी ज्यादा हीट देता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल हीट भी जितनी कमरे की होती बाहर निकाल लेता है। यही काम कंप्रेसर का भी है। अगर आप विंडो ओपन कर दो, आप फ्रिज का विंडो ओपन कर दो, तो ये कहा जाता है कि फ्रिज का विंडो ओपन करने से रूम वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। बिल्कुल सही है। हाँ, आपको भले सामने से लग रहा होगा कि नहीं मुझे ठंडक सी लग रही है, खड़े होने में हवा सी आ रही है, लेकिन कंप्रेसर पीछे है, वो सारी हीट खींच रहा है और खींचने के बाद कोई स्टोर करने के पास ऑप्शन नहीं है, वो किसको देगा? और जहां पर आप सराउंडिंग पे रखेंगे उसको हीट पूरी दे देता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर दें तो रूम का टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब सुनो, तो इस बात को लिख पाओगे। क्लासियस का स्टेटमेंट क्या है? कह रहा है कि नो प्रोसेस पॉसिबल, कोई ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है टू हीट एमिट फ्रॉम कोल्ड बॉडी। अब कोल्ड बॉडी का ये मतलब समझना कि बहुत ठंडी बॉडी। कोल्ड बॉडी, मैं कोल्ड कहूं हॉट कहूं, इसका मतलब है कि हॉट के कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर कम है, इसलिए कोल्ड कहा जाता है उसको। ठीक है, तो नो प्रोसेस पॉसिबल टू हीट एमिट फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड गिवन टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। बिना किसी वर्क के ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बिना किसी वर्क के ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप कोल्ड बॉडी से हीट को एमिट कराएं और किसको दे दें? हॉट बॉडी को दे दें। इतनी बात ठीक है? एग्जाम्पल से बात को समझ गए कि अगर मुझे बेटा कोल्ड बॉडी को और कोल्ड करना है, टेम्परेचर और कम कराना है, तो जो भी हीट उसके पास है आप निकाल लो। तो हीट जैसे ही बाहर आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि जब हीट बाहर आती है तो टेम्परेचर कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कम हो जाता है, तो आपस में चिपक जाते हैं। इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। वैसे फ्रीजिंग पॉइंट, अभी आगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्लासियस, नो प्रोसेस पॉसिबल टू हीट एमिट फ्रॉम कोल्ड बॉडी एंड गिवन टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। बिना किसी वर्क के, बिना कुछ वर्क किए हुए आप कोल्ड बॉडी से हीट नहीं निकाल सकते और हॉट बॉडी को नहीं दे सकते। जबकि हीट इंजन में उल्टा था। हीट इंजन में हम लोग क्या करते थे कि हॉट बॉडी से एक हीट लेते थे और साइक्लिक प्रोसेस कराते थे, फिर भी वो सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चली जाती थी सिंक में। तो उसका फॉर्मूला क्या बनाया था? W = Q1 - Q2। अब फिगर बनाते हैं बेटा। तो इसका एग्जांपल आप समझ गए, रेफ्रिजरेटर है। अब देखो, ये मान लो हमारे पास एक सोर्स है, ये सोर्स है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सोर्स वही होगा जिसका टेम्परेचर बड़ा होगा। इसको T1 लिख लो। अब हॉट बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर बेटा साइक्लिक प्रोसेस है और यहां पर बेटा हमने सिंक को लगाया है। सिंक समझते हैं, इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर डाउन होगा, तो इसको बेटा T2 मान लो। और वही बात कि T2 इज लेस देन T1 या T1 इज ग्रेटर देन T2। सिंक लोअर टेम्परेचर बॉडी है और सोर्स हायर टेम्परेचर बॉडी है। ये इसका मतलब ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। अब थोड़ा सोचो बेटा, मान लो हम इस पे वर्क करें, तो वर्क करने से हीट आती है, वर्क करने से हीट आती है। तो कह रहा है कि वर्क हमने किया, तो कह रहा है इसने कितनी हीट दी?
Q2 क्योंकि T2 था तो Q2 के कंपैरिजन में हमने इसको Q2 कर लिया। तो कह रहा इस प्रोसेस में आखिर सोर्स के पास कितनी हीट चली गई, तो आपने वर्क किया, वर्क करने से सिंक ने इतनी कितनी हीट दे दी, Q2 दे दी। तो बताओ सोर्स के पास Q1 कितना पहुंचा, कितना पहुंचा, W प्लस Q2। फिर से मेरी बात को समझना, आपके रेफ्रिजरेटर के इलेक्ट्रिक कंप्रेसर ने 10 जूल की हीट मान लो दी, ठीक, 10 जूल की हीट। अब सोचो अगर 10 जूल की हीट दी और पहले से आप सिंक से लोअर टेम्परेचर वाले से हीट निकाल रहे हो, तो दोनों हीट मिलकर कहां चली जाएंगी, सराउंडिंग में। दोनों हीट मिलकर कहां चली जाएंगी, सराउंडिंग। और सराउंडिंग को ही यहां क्या माना गया है, सोर्स। मतलब किसी सिंक से कोल्ड बॉडी, सिंक का मीन्स यहां लिख सकते हो कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी। तो कोल्ड बॉडी से हीट एमिट करा रहा है, निकाल रहा है। तो एमिट कराने के लिए क्या करेगा, थोड़ा वर्क करेगा। भाई वर्क दो तरीके से करेगा ना, या तो वर्क डन बाई गैस हो जाए, वर्क डन ऑन गैस हो जाए। तो हम वर्क डन ऑन इट, उस पे वर्क कर रहे हैं, किस पे, कोल्ड बॉडी पर। तो कोल्ड बॉडी पर वर्क क्या कर रहे हैं, उसकी हीट बाहर निकाल रहे हैं। और लेटेंट हीट में यही तो पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में यही बताया गया था कि 1 kg आइस को मेल्ट कराने के लिए हम शायद 80 किलो कैलोरी हीट देते थे उसको, तब वो जाकर मेल्ट होती थी। इसका मतलब 1 kg आइस अगर आप फ्रिज से बाहर निकाल रहे हैं तो वो वाटर में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाना 80 किलो कैलोरी हीट वेस्ट हो गई इसको चेंज करने में। तो उसी वाटर को हम फिर से आइस बना रहे हैं फ्रिज में रखकर, तो इसका मतलब उससे 80 किलो कैलोरी हम फिर वापस ले लें। लेकिन वापस लेने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी मशीनरी होनी चाहिए ना कि जिससे वो उसकी हीट बाहर खींच सके। तो वो काम करता है इलेक्ट्रिक कंप्रेसर। वो कोल्ड बॉडी से हीट को बाहर खींच लेता है और किसको दे देता है, रूम को दे देता है, सराउंडिंग को दे देता है। तो कह रहा Q2 था सिंक के पास, वर्क किया W, तो कह रहा सोर्स को कितना मिला, W प्लस Q2, W प्लस Q2 किसको मिल गया, सोर्स को मिल गया। तो या Q1 कह दो या आप कुछ और भी मान सकते हैं। तो Q1 इक्वल W प्लस Q2, ये बेटा हमको मिला। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा ये फॉर्मूला सिमिलर वही कल वाला दिख रहा है, W इक्वल Q1 माइनस, शायद कल यही तो था हीट इंजन में, W इक्वल Q1 माइनस Q2। आप चाहे इसमें लिख लो चाहे उसमें लिख लो। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बेटा, अगर आपसे कोई कहे इसका परफॉर्मेंस क्या है, भाई इसमें एफिशिएंसी नहीं होती क्योंकि रेफ्रिजरेटर में उसको कहा परफॉर्मेंस ही जाता है, एफिशिएंसी ही कहा जाता है, लेकिन बुक्स में एक नया नाम जोड़ देते हैं लोग, परफॉर्मेंस। उसका परफॉर्मेंस क्या है आप एफिशिएंसी से भी समझ सकते हो। तो बेटा बीटा, और बीटा इक्वल होता है Q2 बाई W। बीटा इक्वल होता है Q2 बाई, Q2 क्या है, Q2 क्या है, हीट रिजेक्ट फ्रॉम सिंक। कौन हीट रिजेक्ट कर रहा है, सिंक। और W आप जानते हो वर्क ऑन इट, आप जितना उस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो बीटा इक्वल होता है बच्चा Q2 बाई W। अच्छा सोचो Q2 बाई W, W को शायद क्या कहते हैं, Q1 माइनस Q2। W को क्या कहते हैं, Q1 माइनस Q2। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को बदल सकते हो, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो। आपको परसेंटेज कहेगा तो इनटू 100 कर सकते हो। तो बीटा इक्वल क्या बन सकता है बेटा, Q2 अपान Q1, Q2 अपान Q1 और बेटा माइनस का 1। परसेंटेज का है बच्चा, क्या कर देना, इनटू 100 कर देना, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक, अब आगे सोचो, क्या ये टेम्परेचर के फॉर्म में भी तो हो सकता है, क्यों अभिषेक, टेम्परेचर के फॉर्म में भी तो हो सकता है। हाँ तो इसको समझो, तो अगर हमको पता है कि Q1 अपान Q2 किसके इक्वल होता है बेटा, T1 अपान T2 के इक्वल होता है। ये आपको बताया था मैंने, कहां से आया था, स्पेसिफिक हीट वाले से, Q प्रोपोर्शनल डेल्टा T से होता है। तो बताओ यहां चेंज कर सकते हो पूरा, यहां पर क्या लिख सकते हो, T2, यहां पर T1, यहां पर T2। तो बताओ परफॉर्मेंस बीटा कितनी आएगी, T2 अपान T1 माइनस T2। और बेटा परसेंटेज का है तो इनटू आप क्या कर लेना, 100 कर लेना।
इंटू क्या कर लेना, 100 कर लेना। अब फिर से एक बात को ध्यान से समझ लो, क्लासियस के स्टेटमेंट के हिसाब से किसी भी कोल्ड बॉडी से हीट को निकालना और हॉट बॉडी को देना ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप वर्क नहीं करोगे। तो वर्क, अब रेफ्रिजरेटर आया तो रेफ्रिजरेटर में 3 चीजें होती हैं, वही जो जैसे हीट इंजन में था। एक तो सोर्स जिसको आप हॉट बॉडी कहते हैं, दूसरा सिंक जिसको आप क्या कहते हैं, कोल्ड बॉडी, और तीसरा वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस की जगह कुछ लोग यहां बोल देते हैं रेफ्रिजरेंट, कुछ लोग कह देते हैं रिजर्वायर, तो ये सब अलग बातें। वर्किंग सब्सटेंस वही 3 बातें होती हैं। हमने क्या किया प्रोसेस में, जो आपने मटेरियल रखा फ्रिज में, अब उसके पास मान लीजिए कि हीट है 1000 किलो कैलोरी, और उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए अप्रॉक्स 20 या 30 किलो कैलोरी। तो जितनी भी बची वो इलेक्ट्रिक कंप्रेसर उस हीट को क्या करेगा, खींच लेगा और वर्क में चेंज कर देगा। उसको खींच लेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में, और वर्क में कन्वर्ट होते ही सराउंडिंग को दे देता है। इसका मतलब है जितनी सफिशिएंट उसको कन्वर्ट में चाहिए वो उतनी तो रखेगा अपने पास। यही काम वो कर रहा था कि इसने जैसे सिंक लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, सोर्स हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, इसको कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी कहो, तो कह रहा कोल्ड बॉडी से इसने क्या किया, वर्क किया, उसकी हीट ले ली, और हीट लेने के बाद किसको दे दिया बच्चा, सोर्स को दे दिया। तो कह रहा कितनी सोर्स को मिली, कह रहा जितना इसने वर्क किया और जितने इसने हीट इसकी एमिट कराई। तो Q1 किसके इक्वल, W प्लस Q2, तो W इक्वल Q1 माइनस Q2। तो बेटा कह रहा परफॉर्मेंस बता दो या इफिशियंसी बता दो, एक ही बात है। तो कह रहा बीटा इक्वल Q2 अपॉन W। Q2 क्या है, Q2 क्या है, रिजेक्ट, जो सिंक से रिजेक्ट हुई। अच्छा थोड़ा सा मतलब समझना, यहां मैंने Q1 क्यों नहीं लिखा, अगर आप कंपैरिजन कराओगे कि कौन सा फ्रिज अच्छा है, तो शायद आप यही तो सोचते हो कौन कितनी जल्दी कूल कर देता है। जो जितनी जल्दी कूल करता है वही अच्छा है। तो जितनी जल्दी कूल करने का मीन्स क्या हुआ, जितना ज्यादा वो सिंक से टेम्परेचर खींच ले, जितनी जल्दी हीट खींच ले, उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इसीलिए यहां पर Q2 लिया गया। अब Q2 अपॉन W, क्योंकि वर्क कौन करता है, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर, तो कंप्रेसर के वर्क से आप कंपैरिजन करा लीजिए। Q2 क्या है, हीट रिजेक्ट फ्रॉम द सिंक, और W क्या है, वर्क डन। दोनों के रेशियो को परफॉर्मेंस कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं, परसेंटेज क्या है, इनटू 100 कर लीजिएगा। अब Q2 अपॉन W क्या है, Q1 माइनस Q2, और कल हमने पढ़ा ही था कि Q1 अपॉन Q2 को क्या कहते हैं, T1 अपॉन T2। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाना, क्या एक बात को सोचना, क्या ये जो सिंक से हीट निकल रही है और सोर्स को जा रही है, क्या ये वापस आ सकती है? फिर से मेरी बात कुछ लेना, जो हीट सिंक से निकली, मान लीजिए कि 100 किलो कैलोरी निकल गई, क्या वो सोर्स को मिल गई, सराउंडिंग को मिल गई, क्या सराउंडिंग से वापस आ सकती है? कैल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या था, सब वर्क को हीट बना सकते हो लेकिन पूरी हीट को वर्क में चेंज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब वापस ले तो सकते हैं लेकिन उतना अमाउंट हमको रिटर्न नहीं होगा। इसीलिए हमको 2 प्रोसेस पढ़ाए जाते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो है जो सिस्टम में एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाए, जैसे हम और सराउंडिंग। विंटर के समय आप हीट को एमिट कर रहे हो और समर के समय आप हीट को एब्जॉर्ब करोगे, तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में आपस में इंटरचेंज 24 आवर्स चलता रहता है, इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल, आपने इरिवर्सिबल में वो प्रोसेस जो रिवर्स नहीं हो सकते। अब रिवर्स नहीं हो सकते उसका प्रोसेस क्या है, जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैस, आपने गैस को डिफ्यूज कर दिया, तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद वो अपने स्टेट पे वापस नहीं आ सकती। दूसरी बात, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कि मैं एक आपके सामने कंटेनर ले लेता, ये कंटेनर ले लिया और यहां पर बेटा डायाथर्मिक वॉल लगा दी और यहां पर एक गैस ले ली, ठीक, और यहां पर एक गैस ले ली बेटा, तो अभी तो दोनों सेपरेट हैं, अभी तो दोनों
सेपरेट है। मान लो ये गैस ए है, ये गैस ए है, ये गैस बी है। मैंने थोड़ी टाइम के लिए बेटा ये वॉल हटा दी, तो वॉल हटा दी तो सब जगह बेटा मिक्स हो गया। ये इधर आ गए, कुछ इधर आ गए, कुछ इधर आ गए, दोनों गैसें आपस में मिक्स हो गए। क्या इस प्रोसेस को रिवर्सिबल कर सकते हो? ये कभी रिवर्स होगा ही नहीं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स पता नहीं कहां कहां आपस में मिल गए हों। तो ये प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब कार्नोट इंजन समझने के लिए आपको दो प्रोसेस आने चाहिए, और कार्नोट इंजन के ही सारे पार्ट हैं, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, जेट इंजन, ये और सबके पार्ट यही है कार्नोट इंजन। अब कार्नोट इंजन के लिए दो प्रोसेस समझना है। एक रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। आप कैसा? म्यूचुअल ट्रांसफर, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच म्यूचुअल ट्रांसफर होता रहे, तो वो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, जस्ट लाइक ह्यूमंस, जो ह्यूमंस में होता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? जहां पर सिस्टम से सराउंडिंग में तो चली गई अब, लेकिन सराउंडिंग से रिटर्न नहीं आ सकती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है डिफ्यूजन ऑफ गैस। गैस को आपने डिफ्यूज करा दिया, अब वो अपने कह सकते हो ओल्ड स्टेट में रिटर्न नहीं हो सकती है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोसेस भी इरिवर्सिबल था, लेकिन आपको कुछ लग रहा है कि ये 50% रिवर्स कर रहा है और 50% रिवर्स नहीं करता। इसीलिए जितनी भी हमारे पास अब ये कह सकते हो मशीनरी है, इनको प्रोसेस पे नहीं रखा जाता, क्योंकि ये हीट का एक्सचेंज करती हैं, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं आती हैं। हीट इंजन क्या कर रहा था? हीट को वर्क बना रहा था, फिर भी बना नहीं पाता था। पेट्रोल इंजन 26, डीजल 40 से 42, स्टीम 15, 16, 17, बस इतना ही वर्क कर पा रहे थे लोग। ये वही काम ये भी कर रहा था, सिंक से हीट खींच रहा है, कोल्ड बॉडी से और हीट खींच रहा है। तो कोल्ड बॉडी के पास तो ऑलरेडी हीट कम होती पहले से हीट कम है, उसके बाद सोर्स के कंपैरिजन में जितना अमाउंट है उसको भी खींच ले रहा है। तो अमाउंट जब खींच लेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और जो मॉलिक्यूल्स है आपस में चिपक जाते हैं। तो ये करता है और करने के बाद किसको दे देता है बेटा? सोर्स का मींस सराउंडिंग। अच्छा सोचो, अगर सोर्स ना हो तो, अगर यहां पर सोर्स ना हो तो सोर्स ना हो तो Q1 0, W इक्वल माइनस Q2, W इक्वल माइनस Q2, Q1 0, क्या 0 पॉसिबल है? मतलब सराउंडिंग आपको 100% चाहिए, एक सिंगल बॉडी से आप इस प्रोसेस को करा नहीं सकते। तो तीन मेन पार्ट हो गए। कौन बेटा? हॉट बॉडी जिसको सोर्स कहते हो, कोल्ड बॉडी जिसको सिंक कहते हो, और थर्ड बेटा वर्किंग सब्सटेंस होता है। कुछ लोग वर्किंग सब्सटेंस को रेफ्रिजरेंट कह देते हैं, यहां पे रेफ्रिजरेंट कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है? पहले इतना नोट कर लो। अच्छा एक बार जरा यहां से देख लीजिए, बीटा इक्वल Q2 अपॉन W, और W की वैल्यू है Q1 माइनस Q2। ठीक है, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में टर्म में प्लस माइनस बीच में लगा हुआ है। अगर ये ऊपर होता प्रोसेस तो ये पॉसिबल होता, तो ये लाइन नहीं होगी। ठीक है, बाकी ये सही है, Q1 अपॉन Q2, T1 अपॉन T2, बीटा इक्वल T2 अपॉन T1 माइनस T2, और ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, कह रहा है a refrigerator has to be transfer an average of 263 जूल हीट पर साइकिल। बेटा एक रेफ्रिजरेटर जो है वो कह रहा है 263 जूल ऑफ हीट पर साइकिल में दे रहा है। तो ये क्या दे रहा है आपको? a refrigerator has to be transfer an average 263 जूल हीट पर सेकेंड ट्रांसफर कर रहा है बेटा। अब आगे सुन लो, -10 डिग्री सेल्सियस से 25 में आ रहा है, इसका मतलब है Q2 दे रहा है, पहचानो, माइनस छोटे टेम्परेचर से बड़े की तरफ जा रहा है। तो छोटे से बड़ा कब जाएगा? जब उससे हीट बाहर एमिट करा रहा है, रिजेक्ट करा रहा है। तो कह रहा है Q2 कितना है? 263 जूल पर साइकिल। बेटा -10 से 25, तो बताओ T1 क्या लिखूं? -10 लिखूं कि 25 लिखूं? T1 -10 लिखूं कि 25? अरे सोर्स बड़ा होता है बच्चा, भूल जाते हो क्या? 25 लिखूं प्लस 273 कितना आएगा बेटा? 298।
298 केल्विन। बेटा T2 सिंक -10 डिग्री सेल्सियस, तो -10 प्लस 273 गिव्स आउट 263 केल्विन। ठीक, इतनी बात। अब कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड सो नो एनर्जी लॉसेस इन दिस प्रोसेस। कह रहा नो एनर्जी लॉस, कह रहा भैया कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं कर रहा है, तो कह रहा है मुझको पावर बताइए। ठीक, आपसे ये पूछा है और इसके अलावा इसमें कुछ आपको दिया नहीं गया है, बस इतनी ही सारी चीजें दी गई हैं। तो बताओ कितने लोग होशियार हैं, लगाओ। अब क्या करें, एक काम करो बेटा, आपको Q2 पता है पर साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए। आपको T1 T2 पता है। ठीक बेटा, पावर का मतलब वर्क ही तो होता है। अरे जूल पर सेकंड कर दो, उसी को तो पावर कहते हैं। वाट, वाट मींस पावर, जूल पर सेकंड को ही तो पावर कहते हो। तो क्या इसको नहीं कह सकते हो पावर, जूल पर साइकिल? तो ये भी तो पावर ही लिखी, समझने का मतलब है। तो पहले एक काम करो, सबसे पहले आप Q1 पता करो कितना है। सबसे पहले Q1 पता कर लो, आपको 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो Q1 कैसे पता करेंगे? आपके पास Q1 के बहुत सारे फार्मूले हैं। Q1 अपान Q2 इक्वल T1 अपान T2, एक यही फार्मूला है आपके पास, तो लगा लीजिए। Q1 अपान Q2 इक्वल T1 अपान T2। बेटा Q1 नहीं पता, Q2 263, बेटा T1 298 और T2 263। सही है ना? हाँ, वेरी गुड, तो बड़ा सिंपल है। इसको काट दिया तो Q1 कितना, 298 जूल। बोलो, मिल गया। ये सोर्स के पास और ये सिंक के पास। तो बताओ वर्क कितना, Q1 माइनस, तो Q1 298 माइनस कहां गया, 298 माइनस 263, तो बताओ कितना बचा, 35 वाट। वाट लिखो चाहे जूल पर सेकंड लिखो। एक सेकंड में कितना वर्क, कितना जूल मिल रहा है, 35 वाट। अब 35 जूल भी कह सकते थे आप, अगर 35 जूल कहते तो एनर्जी बोलते। हमने कहा जूल पर सेकंड, एक सेकंड में, तो मैंने इसको वाट बोल दिया। अब वाट कह दो, एनर्जी कह दो, एक ही बात है, क्योंकि पर साइकिल पूछ रहा है। पर साइकिल का मींस एक सेकंड के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, कंफर्म है, नोट कर लो। करा है कि आर रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें 5 kg ऑफ वाटर है, 5 kg वाटर है। तो वाटर का मास बेटा कितना दे दिया, 5 kg एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू आइस, एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू वाटर। बड़ी समस्या, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस में ये आइस है। अब आगे सुनना, टाइम इंटरवल 20 मिनट, टाइम इंटरवल भी दे दिया इस बार, कह रहा 20 मिनट में, तो 20 मिनट है, सेकंड बना लो बेटा, तो 1200 सेकंड। फिर कह रहा एज्यूम, अब कह रहा मान लो रूम टेम्परेचर 20 है। ठीक, तो रूम टेम्परेचर कहते ही T1 याद आ गया, सोर्स। सोर्स को कहा मैंने T1, और T1 20 प्लस 273 गिव्स आउट 293 केल्विन। इसका मतलब बेटा T2 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 प्लस 273, तो बेटा कितना आएगा, 273। बोलो इतनी बात सही है। फिर कह रहा है बेटा कैलकुलेट द मिनिमम पावर नीडेड टू अकम्प्लिश दिस। अब बताओ कितनी पावर चाहिए, कितनी पावर चाहिए, जानते हो समस्या क्या है यहाँ पर, अब टाइम दे दिया। अभी तक पर सेकंड में हमने सॉल्व कर दिया था, अब आप नहीं कर सकते, तो मुझे पावर चाहिए, और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। आपको वर्क निकालना पड़ेगा, और इसके अलावा इसमें कुछ इसने दिया नहीं आपको। लेकिन एक बहुत अच्छी बात कह दी, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है। और मैंने अभी इस बात को थोड़ी देर पहले रिपीट किया था कि सेम टेम्परेचर में वाटर को आइस बनाओ या आइस को वाटर बनाओ, शायद 80 किलो कैलोरी देनी पड़ेगी या तो लेनी पड़ेगी। अगर आइस बनाओगे, आइस से वाटर तो देना, और वाटर से आइस तो 80 किलो कैलोरी लेना। यही बताई थी बात, इसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो बेटा इसका मतलब हमें Q2 पहले से कंफर्म है
कि Q2 100% ml होगा। Q इक्वल ml होता है, मैंने Q2 ही क्यों लिया बेटा, Q1 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि Q1 सोर्स है, सराउंडिंग में देना है तो उसको थोड़ी टच कर सकते हैं, वो तो नेट हीट निकल के आएगी उसकी, तो मैंने मान लिया Q2। ठीक, बताओ M कितना लिखा है 5 kg में है, ध्यान रखना। L कितना अभी बताया 80 किलो कैलोरी पर केजी, 80 किलो कैलोरी पर केजी, यही होता है। तो बेटा क्या करूं, 5 कितना आएगा 400, 5 400 और बेटा किलो भी है तो एक काम करना पड़ेगा, मैं सीधे जूल में कन्वर्ट कर लेता हूं, सीधे जूल में। तो बेटा किलो का मीन्स 10 की पावर 3 और कैलोरी का मीन्स 4.2। ठीक है, मास 5 केजी और 80 किलो कैलोरी पर केजी, तो केजी तो ठीक है, ये केजी से ये केजी मर गया। किलो का मीन्स 10 की पावर 3 और कैलोरी का मीन्स 4.2, ये बन गया बच्चा। तो बताओ Q2 इक्वल, बेटा सॉल्व करो, 3 1 4 1 5 10 की पावर 5, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, बोलो ठीक है। Q2 मिल गया 16.8 इंटू 10 की पावर 5, बेटा Q2 मिल गया आपको। अब बेटा समस्या ये वर्क चाहिए और वर्क के लिए हमको Q1 निकालना ही पड़ेगा, बिना उसके कुछ पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, बीटा इक्वल आपने पढ़ा था T2 अपान T1 माइनस T2 पढ़ा था बेटा, और शायद बीटा इक्वल आपने पढ़ा है, मैंने दो फॉर्मूले मर्ज कर दिए एक साथ, बीटा इक्वल T2 अपान T1 माइनस T2 पढ़ा है और बीटा इक्वल Q2 अपान W पढ़ा है, बीटा हटा दिया। ठीक है, तो हमको एक नया फॉर्मूला यहां बन गया कि ये हो सकता है। ठीक है, अब क्या करूं मैं, बताओ Q2 कितना लिखा है ऊपर 16.8 इंटू 10 की पावर 5, W नहीं पता बेटा, T2 273 अपान T1 293 273, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। W इक्वल 20 इंटू 16.8 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 273। अब सोल्यूशन करना भाई, तो मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, क्या करूं, मैं इसको जीरो मानूंगा। ठीक है, जीरो मानूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा। ठीक, अब क्या करूंगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा तो 10 की पावर 3 बचेगा ऊपर, बोलो ठीक है। यहां 20 है, 3 7 या 21 और 3 9 या 27, कितना आया 7/9, तो ऊपर बचा 168 इंटू 7/9 और 7/9 को शायद कहते हो 9 7 या 63 और 9 8 जा 72, ज्यादा हो जाएगा, चलो ठीक कोई बात नहीं, 0.8। अब कैलकुलेशन कर लो बेटा, 8 8 जा 64 6 और 8 6 जा 48 और 6 54 और 8 1 जा 8 और 5 कहां लगाऊं, इंटू 10 की पावर, तो क्या लिख सकता हूं 1 2 1.34 इंटू 10 की पावर 5। वर्क मिल गया आपको, वर्क मिल गया आपको, Q2 मिल गया और पावर पूछी थी, तो वर्क जब मिल गया है भैया तो सबको पता है कि पावर P इक्वल W अपान T होता है, पावर P इक्वल W अपान, तो W कितना 1.34 इंटू 10 की पावर 5 और बेटा T कितना है 1200। तो बेटा कर पाओगे, इस 2 जीरो को शिफ्ट कर लेना ऊपर, तो ये 2 जीरो नहीं 2 नहीं 3 करो, 1 2 3 करो, तो 10 की पावर 3 ऊपर गया -3, तो 1.34 अपान 1.2, तो 10 की पावर 2 बेटा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, पॉइंट हटाया जीरो लगाया। ठीक है, तो बेटा 120 120 एक बार, 120 120 एक बार, 12 बचा 12, तो 12 बचा तो क्या करूं, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, फिर क्या करूं, अरे 1 इंटू 10 की पावर, गणित खराब है तुम लोगों की,
110 वाट। कितनी पावर है? 110 वाट। 110 नहीं आएगा, आएगा कुछ कम ही बेटा, 102 105 के आसपास आएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा जो चेंजमेंट कर दिए जाते हैं ना, इसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इतनी बात, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल था।